તમારી પાસે બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો, આ હિંમત એમની. હવે આ દેશના નાગરિકને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ના સમજાવવું જોઈએ? ભાઈ, અમે તો તમારી તાકાત વધારવાનું કામ કરી રહ્યા છે. એ તમે ભેગી કરેલી તાકાતને લૂંટવાનું કામ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો. और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली, देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। साथियों, ऐसा ही कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी उनको भी अंधेरे में रखा, उनके साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस ने कभी एससी, एसटी की परवाह नहीं की। 90 के दशक से पहले से कांग्रेस ओबीसी आरक्षण, यानी जिसको अपने गुजरात में बख्शी पंच कहते हैं, बख्शी पंच के लिए, ओबीसी के लिए हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया, परवाह नहीं की। बोले ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही जीने के लिए पैदा हुई है। बरसों से ये हमारा बख्शी पंच के लोग, हमारा ओबीसी समाज कहता था कि ओबीसी कमीशन को, ये बख्शी पंच आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले। कांग्रेस ने उनकी नहीं सुनी। ओबीसी के लिए एक के बाद एक काम, जब 2014 में आपका बेटा दिल्ली गया ना, तब जाकर के शुरू हुआ। और नतीजा ये हुआ कि ओबीसी, ये हमारे बख्शी पंच लोग के लोग कांग्रेस से दूर भाग गए, पहचान गए कांग्रेस को। और बहुत बड़ी मात्रा में एससी, एसटी, ओबीसी वे आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत बन गया। साथियों, कांग्रेस ने कभी समझा ही नहीं कि हमारे देश में आदिवासी समाज भी है। इतने साल तक कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय तक नहीं बनाया। बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया। उन्होंने उपेक्षा करते रहे।
आदिवासी समूह की जो उपेक्षा वो करते रहे, घनघोर उपेक्षा करते रहे और दशकों तक उन्होंने उपेक्षा की और उनको एक हाशिए में रखा। उन्होंने भी कांग्रेस को किनारा कर लिया। आज देश में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से भी कांग्रेस या तो गायब हो चुकी है या तो तीसरे नंबर पे कहीं इंतजार करती खड़ी है। कांग्रेस इन लोगों ने कांग्रेस के छुटकारा ले लिया। आज बीजेपी के एमएलए एमपी की संख्या सबसे ज्यादा बीजेपी की एससी एसटी ओबीसी है। आज मेरे मंत्री परिषद में 60% से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी समुदाय के लोग हैं और इसलिए कांग्रेस को लगता है सब कुछ लूट गया। अब आने वाले 100 साल तक कहीं कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है और इसलिए आज कांग्रेस गरीब को नफरत करने लगी है। आज एससी एसटी ओबीसी इनको नफरत करने लगते हैं और ये बात कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी को बहुत नाराज है। उनकी वोट बैंक चली गई है और इसलिए हम नई साजिश रच रहे हैं और नई साजिश रची है। साथियों, अब सब जानते हैं कि दशकों से कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी का रहा है और उसमें भी मुसलमान। इस वोट बैंक को उन्होंने बहुत पाला पोसा है, बहुत खातिरदारी की है। बीते दशकों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के इस वोट बैंक में भी सेंधमारी कर दी। जो प्रादेशिक पक्ष है ना, उन्होंने उसमें से क्योंकि कांग्रेस 10 बोलती थी वो 20 बोलते थे, कांग्रेस 25 बोलती थी 50 करो। उनको पता चल गया है कि कांग्रेस को मारने का यही तरीका है। तो जो प्रादेशिक पक्ष पैदा हुए उसमें से बहुत सारे उन्होंने कांग्रेस को जो मोनोपोली थी माइनॉरिटी की उस पर भी डाका डाल दिया। इसलिए अब कांग्रेस नई नीति रणनीति बना रही है। जब कांग्रेस सत्ता या विपक्ष में वहां माइनॉरिटी के वोट बैंक को साथ रखने के लिए तुष्टीकरण में और तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को अपने साथ रखने के लिए ओबीसी और दलितों के आरक्षण का कोटा मुसलमानों को देना तय किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि एससी एसटी ओबीसी के उनके हक का जो आरक्षण है वो अपने खास वोट बैंक को दे सके। कांग्रेस की साजिश के बारे में पहले ना कांग्रेस के दरबारी कुछ कहते थे और ना ही उनके लोग। 24 के चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की ये सारी साजिश देश के सामने रख दी है। इसलिए कांग्रेस और उसके दरबारी मोदी से इतना गुस्से में है। ये चाहे जितना भी गुस्सा कर ले, मोदी आज पूरे देश को ये गारंटी दे रहा है कि एसटी एससी ओबीसी और सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनका जो आरक्षण है, जो संविधान के तहत मिला हुआ है, बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया हुआ है, ये बीजेपी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये बीजेपी सरकार की गारंटी है कि धर्म के आधार पर किसी को भी एससी एसटी ओबीसी और जनरल के आरक्षण में से रत्ती भर भी हाथ नहीं लगाए दिया जाएगा। मैं जरा आज सरदार साहब की भूमि से इस शाही परिवार को चुनौती देता हूं। सरदार साहब ने जिंदगी दी थी, अब मैं उनका स्मरण करके दे रहा हूं। मैं सरदार साहब की भूमि से
शाही परिवार के शाहजादे को चुनौती देता हूं। मैं सरदार साहब की भूमि से पूरी कांग्रेस को और उनके चट्टे बट्टों को चुनौती देता हूं। मैं उनकी पूरी इकोसिस्टम को चुनौती देता हूं। और मेरी 3 चुनौतियां हैं और मैं मीडिया को भी चुनौती देता हूं। जिन शब्दों में मैं कह रहा हूं उस शब्दों में छाप करके दिखाइए। उनको लगता है कि मोदी ने बात छाप दी, टीवी में दिखा दी, तो शायद कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। मेरी 3 चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। ये मेरी 3 चुनौतियां हैं। शाहजादे, हिम्मत हो तो आ जाओ। संविधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है। संविधान के लिए जीना, संविधान के लिए मरना, ये सीखना है तो मोदी के पास आओ। मैं जानता हूं कांग्रेस मेरी ये चुनौती नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि इसकी नीयत में खोट है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है, आज भी कहा है, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे एससी, एसटी समुदाय, हमारा ओबीसी समुदाय, हमारे जनरल समुदाय के गरीब वर्ग, उनको जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को न कभी हम हाथ लगाएंगे और न ही हम किसी को हाथ लगाने देंगे। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है,
संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद के बाद भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। साथियों, દેશના વડાપ્રધાન એના પાસેથી અપેક્ષા લોકોની ખૂબ મોટી હોય, એમાં પણ જેને 10 વર્ષ સુધી શાસન આપ્યું હતું લોકોએ, 10 વર્ષ પછી દેશના વડાપ્રધાને પોતાના ભાષણમાં પોતે જે સિદ્ધિઓ મેળવી હોય એની વાત કરવી જોઈએ। એમણે કહેવું જોઈએ કે મેં 10 વર્ષ પહેલાં કહ્યું હતું કે 2 કરોડ નોકરી ખોલીશ ને જુઓ આટલી ખોલી। એમણે કહેવું જોઈએ કે મેં કહ્યું હતું કે મોંઘવારી નાબૂદ કરીશ પણ 400 રૂપિયાના ગેસના બાટલાના 1100 કેમ થયા, જવાબ આપવો જોઈએ। એમણે કહ્યું હતું કે ખેડૂતની આવક બમણી કરીશ, ખર્ચો બમણો થઈ ગયો, જવાબ આપવો જોઈએ। એમણે કહ્યું હતું કે ડોલર સામે રૂપિયો મજબૂત થઈ જશે, સૌથી કમજોર રૂપિયો થઈ ગયો, જવાબ આપવો જોઈએ। એમણે જવાબ આપવો જોઈએ કે ગુજરાતમાં કેમ પેપર ફૂટે છે, ભ્રષ્ટાચારથી પૈસા લેવાઈને બ્રિજ તૂટે છે, જવાબ આપવો જોઈએ। યુવાનોને ડ્રગ્સના રવાડે ચડાવનારાના ધંધા કરનારા લોકો કેટલા ગુજરાતમાં છે, કેમ ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ પકડાય છે, જવાબ આપવો જોઈએ। એક પણ સિદ્ધિનો જવાબ આપી શકતા નથી, એટલે કે તમારા ઘરમાં 2 ભેંસ હશે તો 1 ભેંસ કોંગ્રેસ લઈ જાય, આવું ક્યાંય હોય ખરું? તમારી 4 એકર જમીન છે, 2 એકર લઈ જશે। આવી હાસ્યાસ્પદ વાતો દેશના પ્રધાનમંત્રી પાસે ન શોભે। એ કહે છે કે બંધારણમાં ફેરફાર નહીં કરે। અરે અમારી સત્તા તમે જ કહો છો કે કોંગ્રેસ 60 વર્ષ સત્તામાં રહી, 400 કરતાં વધારે બેઠકો રાજીવ ગાંધી કે ઇન્દિરાજીને મળી એવી જબરજસ્ત બહુમતી હતી। શું અમે ક્યારેય બંધારણમાં ફેરફાર કર્યો ખરો? દાખલો તો બતાવે એક પણ। લેખિત એણે આપવાનું હોય જેનો ભૂતકાળ ખરાબ હોય। અમારો ભૂતકાળ પણ સાફ છે। બાબા સાહેબ આંબેડકરની અધ્યક્ષતામાં બંધારણ બનાવવાનો નિર્ણય કોંગ્રેસની બહુમતી હતી। એ કોંગ્રેસનો નિર્ણય હતો કે બાબા સાહેબ બંધારણ સમિતિના અધ્યક્ષ બને। આ બંધારણ જ કોંગ્રેસે બનાવ્યું છે। અમારે લેખિત રીતે હોય એ લોકોના દિલમાં લખાયેલું છે, અને અમારા પણ દિલમાં છે। કમળો હોય તે પીળું ભાળે, એમને બંધારણ બદલવું છે। ચોર છે બીજાને ચોર કે, આ રીતની પરિસ્થિતિ છે।